तो हमारा 5वां सवाल क्या है कि ये प्रश्न संख्या 4 से संबंधित है। तो हम आशा करते हैं कि आपने जो प्रश्न संख्या 4 है उसको पूरा कर लिया होगा। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कुछ घबराने की बात नहीं है। प्रश्न संख्या 5 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है कि सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है प्रश्न संख्या 4 में। यानी ए बी कुछ दो भिन्न बिंदु दिया हुआ था और उनके बीच सी कोई एक ऐसा बिंदु था जो उनके बीच में स्थित था। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो सी है वो रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हमको सिद्ध करना है कि जो ये ए बी है, ए बी का केवल एक मध्य बिंदु होगा। अब वो मध्य बिंदु कोई भी हो, हमको ये सिद्ध करना है। दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है हमारे पास सी ए बी का मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है कि सिर्फ एक ही मध्य बिंदु होगा, इसके अलावा यानी सी के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो ऐसे ही लिखा जाता है, दिया हुआ है पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे सिद्ध क्या करना है और फिर प्रमाण। देखो तो प्रमाण में क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं। तो इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो इसका हल है कि भैया हम लोग मान कर चलो, हम लोग क्या करेंगे कि अब तुमको हम पहले कुछ और बताते हैं। वो ये है कि प्रमाण जो होता है, कोई भी चीज़ को सिद्ध किया जाता है तो उसका दो तरीका होता है। एक तो होता है डायरेक्ट रास्ता, यानी जो बोला जा रहा है वो तुम प्रूफ करो। एक दूसरा होता है कि तुम उसके विरोध में उतरो, यानी पहले जो एक तुम क्या करो कि भैया जो कहा जा रहा है उसको नहीं मानो, फिर अपने बात को ये दिखाओ कि जो हमने माना था वो गलत है। समझे हम क्या कह रहे हैं? जैसे मैं मान लो तुमको ये दिया हुआ है 5 बराबर x, तुमको ये प्रूफ करना है। तो एक तो रास्ता है कि भैया डायरेक्ट प्रूफ कर दो इसको। दूसरा रास्ता ये है कि तुम मान लो भैया कि x बराबर 7, x बराबर 7। ठीक है, अब तुम क्या लिख सकते हो कि भैया चूँकि 5 और 7 बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए हम बोल देंगे कि जो हमने माना था कि x बराबर 7 ये गलत है। या किसी भी तरीके से तुम ये दिखाओ कि जो हमने 7 माना है ये गलत माना है। इसका मतलब जो हमारा कल्पना था वो गलत है। अगर भैया कल्पना गलत है तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सही हो जाएगा। समझे क्या कह रहे हैं? तुम अपने आप को गलत साबित करो, पर उसके लिए तुमको कुछ कल्पना करना पड़ेगा, तुमको कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे ये बात कि चलो हम लोग एक नहीं 2 ठो बिंदु ले लेंगे। यानी हम लिखेंगे कि माना कि सी के अलावे क्या, तो एक और बिंदु मानो कि उसका हम बोल दिए डी। ठीक है, डी मौजूद है जो क्या, तो जो ए बी को 2 बराबर भागों में बांटता है, या कह लो जो ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मान लो कि यह यहाँ पे बिंदु हो गया डी। अब चूंकि यहाँ पर दिखा रहे हैं बीच में भाग बांटेगा, तो भैया दोनों दूरी बराबर रहना चाहिए ना, इसलिए हम दिखा रहे हैं डी इस पे। अब यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ से तुम लिख सकते हो कि भैया ए सी बराबर ए सी। अब देखो अभी सी के लिए लिख रहे हैं हम लोग, डी के लिए नहीं। ए सी बराबर सी बी। ठीक है, अभी के लिए ए सी बराबर सी बी लिख सकते हो कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही। अब देखो आगे क्या करेंगे हम लोग, इस ए सी में हम लोग जोड़ देंगे ए सी दोनों ओर। अब तुमको पता है भैया ये कैसे होता है, यूक्लिड का अभिगृहित संख्या 1 से। तो क्या हो जाएगा 2 AC बराबर ए बी। ये अब इसी पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं ये सब कैसे होगा। ए सी बराबर कितना हो जाएगा ए बी बट्टे 2, यानी ए बी का कितना भाग हो गया, तो आधा भाग। ठीक है, यानी मध्य बिंदु है। ठीक है, अब देखो ए डी के लिए देखो, तो अगर ए डी होगा तो चूंकि वो भी तो 2 भागों में बांट रहा है, वो भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए
AD बराबर DB होगा, AD बराबर DB। ठीक है, AD देखो यहाँ पर AD बराबर DB, उसके लिए भी तो होना चाहिए भैया, बराबरी का हक उसको भी तो मिलेगा। तो AD बराबर DB, तो तुम दोनों साइड इसमें भी जोड़ दो, AD और इसमें DB प्लस AD। कैसे जोड़ दिया तुमने कि भैया यूक्लिड के पहले अभिगृहित से कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होंगे, तो वही वाला चीज़ है। यानी 2AD बराबर DB प्लस AD क्या होगा, तो देखो DB ये होगा DB प्लस AD यानी AB, है कि नहीं। ये हुआ DB और ये हुआ AD, दोनों को जोड़ो पे क्या मिलेगा, AB मिलेगा, सिंपल बात, यानी AB। यहाँ से AD क्या ले सकते हो, AB बट्टे 2। अब देखो इस पहला जो है, इस दूसरे समीकरण से तुमको क्या पता चल रहा है, तुमको पता चल रहा है कि AC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। लिखोगे पहले और दूसरे समीकरण से हमको पता चल रहा है कि AC और AD बराबर है। अब यदि AC और AD बराबर है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर AC और AD बराबर है, इसका मतलब क्या है, C जो बिंदु है वही D बिंदु है, तो कुछ अलग नहीं है, जो C है वही D है। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग मान कर चले हैं कि एक अन्य बिंदु जो है, एक भिन्न बिंदु, यहाँ पर जोड़ लेना भिन्न, एक भिन्न बिंदु D मौजूद है, वो भिन्न बिंदु D असल में C ही है, तो कोई दूसरा बिंदु मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि भैया सिर्फ एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो C है, इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर कि हमने जो माना था कि D एक भिन्न बिंदु है, वह गलत है। अब नीचे लिख लेना, अब वो गलत है, इसका मतलब कि AB का केवल एक मध्य बिंदु हो सकता है जो कि C है। ठीक है, तो हम बता दिए चौथा नंबर सवाल। आप सोचते हैं कि आप समझे होंगे। अब देखो छठा नंबर क्या सवाल है कि दिए हुए आकृति में यदि AC और AC BD के बराबर है तो सिद्ध करना है कि AB बराबर CD होगा। तो क्या दिया हुआ है, AC बराबर BD, ठीक है, लिख दिया। सिद्ध क्या करना है, AB बराबर CD। अब देखो प्रमाण कैसे करेंगे हम लोग, देखो AC पहले समझ लो, AC क्या है, तो AC है हमारे पास, ये क्या है भैया, तो ये है AC, और BD क्या है, तो ये है BD। देखने से भी लग रहा है बराबर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि AC बराबर BD। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते जाओ, हमको क्या बराबर क्या दिखलाना है, AB और CD दिखलाना है। तो कुछ सोचा जाए तो क्या किया जा सकता है, तो किया ये क्या जा सकता है कि इस AC इतना में से, देखो इस AC इतना में से इस BC को घटाया जा सकता है कि नहीं है। तो तुम लिख सकते हो AC माइनस BC बराबर BD माइनस AC। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे हम लोग चौथा नंबर सवाल में किए थे, लिखे थे, यहाँ पर भी लिखोगे। कहाँ से ये प्राप्त हुआ है तुमको, ब्रैकेट में करके, या तो ऊपर लिख दो या तो ब्रैकेट में करके कि यूक्लिड के अभिगृहित से। अब उसका अभिगृहित कौन सा है भैया, कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो जो पूर्ण है वो भी बराबर होगा, जो बचेगा वो भी बराबर होगा। देखो यानी BC को यदि तुम AC में से घटाओगे और AC और BD खुद बराबर है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा बराबर। इसका मतलब AC को तुम BC से, AC में AC है, इसमें से BC घटाओगे तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा, सिंपल। ठीक है, उसी प्रकार जो ये हमारा BD है, इस BD से घटाओगे तब क्या मिलेगा, तो BD से घटाने में मिलेगा CD। तो देखो प्रूफ हो गया कि नहीं, हमारा हो गया AB बराबर CD। इतना आसान, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें से BC घटा देना है। परीक्षा में ये पर लिखना होगा कि यूक्लिड का अभिगृहित, और अभिगृहित भी साथ में लिख दोगे तो और भी सोने पर सुहागा। पर ये दिखाना है कि AB बराबर CD कैसे, तो BC को घटा दिए AC में से और BD में से। ठीक है, तो अब चलो सातवां नंबर सवाल है, ये अंतिम सवाल है। इसके बाद हम लोग उदाहरण भी करने वाले हैं, तो हम वो भी करवाएंगे, भागना नहीं है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि भैया भारती भवन से आप काहे नहीं करवा रहे हैं,
इसको, क्योंकि भारतीय भवन में ये पूरी तरह से अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो हम आपके लिए सोचे कि नहीं भैया यहाँ से लाओ। अब देखो हमको कुछ बात करना है यूक्लिड का जो 7वां अपग्रहित है उस पर, ठीक है। तो यूक्लिड का जो 7वां अपग्रहित है वो सवाल ये है, हम देखो पढ़ देते हैं। तुम भी भैया किताब निकाल कर बैठो अगर देख रहे हो वीडियो तो। क्या है कि यूक्लिड की अपग्रहितों की सूची में दिया हुआ अपग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो 5वीं अपग्रहित क्या थी भैया, तो ये था देखो कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यानी पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब तुमको पता है कि ये जो 5वां है ये हमेशा सत्य होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है सर्वव्यापी सत्य। सर्वव्यापी का मतलब होता है यूनिवर्सल, टाइम के साथ जो नहीं बदले, समय के साथ जो नहीं बदलता है। तो तुमको पता है सिंपल सा एकदम, ए भी कोई भी चीज़ है जो कंप्लीट है, जो होल, यानी कि मान लो कि जैसे उसमें भी हमने बताया था कि 5 तुम्हारे पास आम हैं और इस 5 आम में से तुम जी 2 हटा लिए, तो क्या बचा, 3 आम बचा। तो ये क्या हुआ, ये एक भाग हुआ उसका, ये एक भाग हुआ, और ये क्या था, 5 आम, ये पूर्ण था। अब तुमको ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो 5 है वो हमेशा 3 से बड़ा होगा। अरे हमेशा ये तो बिना प्रूफ के ही हमको दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, एक पूर्ण जो है वो हमेशा अपने भाग से बड़ा होगा, अपने पार्ट से बड़ा होगा। जैसे कोई संख्या है 18, ठीक है, इसका एक मान लो 18 का आधा क्या हो जाएगा, 9। तो 18 जो है ये 9 से हमेशा बड़ा रहेगा। ऐसे मान लो 18 बटे तुम कर देते हो 5, तो 18/5 से 18 हमेशा बड़ा रहेगा, और ये हमेशा सत्य है, कहीं भी कभी भी सत्य ही होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है सर्वव्यापी सत्य। और यदि पूछता है सवाल कि 5वां अपग्रहित किस बात की ओर इशारा करता है, तो हमको बताता है से बड़ा है। एक साइन सुने हो ना, जिसमें ये 19/19 बड़ा है किससे, 5 से। तो ये कहाँ से आ गया, ये 5वां अपग्रहित से आया है। से बड़ा है कि मतलब क्या है, ये जो पूर्ण है 19 जो है वो हमेशा अपने भाग से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे में देखो उदाहरण दिया हुआ है कि मान लो यदि तुम्हारे पास भैया 500 रुपया है, ठीक है, 500 रुपया है, और वो 500 रुपया किसी अन्य 1000 रुपया का कोई भाग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग जान गए कि जो 1000 रुपया है वो 500 से हमेशा बड़ा होगा। इसका अर्थ ये है कि कोई एक अन्य भी चीज़ है जो कि इन दोनों को बैलेंस कर सकती है। देखो क्या समझो, क्या कह रहे हैं हमने कहा कि भैया 1000 रुपया है, ठीक है, इसका एक भाग है 500 रुपया, ठीक है। इसका मतलब कुछ और भी यहाँ पर है जो कि इसको बैलेंस कर देगा, यानी और यहाँ पर क्या होगा, वो 500 होगा। ऐसे ही मान लो कोई एक अन्य राशि है, एक अन्य राशि ए, ठीक है, इस ए का कोई भाग है बी। अब ए का कोई भी भाग हो सकता है, ए का 5वां भाग, 6ठा भाग, या कोई भी भाग। तो इसका मतलब यदि ए और बी को तुमको बराबर दिखलाना है तो बी के साथ कुछ एक तीसरा राशि भी तुमको लिखना होगा, तीसरी राशि की भी उपस्थिति दर्ज होगी, जिसके लिए ए बराबर बी प्लस सी हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ये बात हमने उस वीडियो में नहीं बताया था, तो अब अभी सुन लो, अभी ये अच्छा से बता दिए क्योंकि ये सवाल भी था, समझे। तो ये भैया दिखाता है, ये क्या हुआ, ये हम लोग क्या हुआ, 5वां अपग्रहित से हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ा दिए, तो हमारा खत्म हो चुका है ये भी नंबर, तीसरा सवाल यानी 7वां सवाल आज का एक्सरसाइज का। अब चलो उदाहरण पे, उदाहरण क्या दिया हुआ है, तो उदाहरण में हम लोग उल्टा शुरू करते हैं। हमारा एक प्रमेय दिया हुआ है 5.1 प्रमेय, उसको करते हैं। वो सब ये क्या है भैया, प्रमेय कि 2 भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है, कि 2 भिन्न रेखा है उनमें से एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे कि 2 भिन्न रेखाएं ए बी है, उसके पहले हम लोग
इसका चित्र जो है, आकृति वो बनाएंगे, फिगर। तो मान लो ये एक रेखा हो गई एल। अब देखो इस पुस्तक में हम लोग जरूरी नहीं है कि इसको जब हम रेखा लिखें तो तुम्हारे इन दोनों तरफ हम तीर दिखाए हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम तीर नहीं दिखाएं, तो उसको भी तुमको रेखाखंड इस किताब में हम लोग लेकर चलेंगे कि भैया मान लो कि दोनों सेम है, ठीक है। मान लो ये एल है और इसी प्रकार कोई एक और भी रेखा है, ये एम हो गए, ठीक है। एल एम को तुम कुछ और भी ले सकते हो, ए बी पी क्यू एक्स वाई, हम एल एम ले लिए हैं, ठीक है। मान लो कि ये कोई बिंदु ओ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, कोई बिंदु ए ऊपर काट रहे हैं। अब तुमको क्या दिखाना है भैया कि इन दोनों एल और एम जो है ये दोनों भिन्न रेखा है, इन दोनों के बीच में सिर्फ ओ ही मौजूद हो सकता है, कोई एक अन्य दूसरा नहीं हो सकता है। समझे हम क्या कह रहे हैं कि ये यहाँ पर हम एल लिख देते हैं, एल और ये एम होगा, यहाँ पर एल एम। हम जो रेखा है, रेखा को ही बदल देना चाहिए था, हम उल्टा कर दिए नहीं। तो ये जो रेखा है ये इसका नाम एल और एम है, ठीक है, ए बी नहीं है, हम एल और एम उसको सुधार दिए। तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे, तो जैसे हमने पीछे किया था क्या कि भैया हम लोग मानेंगे क्या कि भैया एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि माना कि दोनों भिन्न रेखाएं एक दूसरे को एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। या प्रतिच्छेद करती हैं, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने माना कि दोनों के बीच एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ है। समझ आ रहा है, हम ऐसे लिख दिए, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि ज़्यादा सही होगा कि माना कि दोनों भिन्न रेखाओं के बीच में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ है। तो हमने क्या बताया था आपको कि हम लोग विरोध से करेंगे इसको, पहले हम लोग दिखाएंगे, कुछ मानेंगे, फिर अपने मानने को गलत साबित करेंगे, इससे हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे, हाँ, तो क्या करेंगे, तो मान लेंगे कि एक अन्य बिंदु है ए, ठीक, जिससे होकर ये एल और एम दोनों जा रही है। ये इसको दिमाग में बैठा कर रखना कि ए से एल भी जा रही है, एम भी जा रही है, उसी प्रकार ओ से एल भी जा रही है, एम भी जा रही है, ठीक है। हमने ये लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, अब देखो क्या होगा, तो होगा ये, अब चूंकि हम जानते हैं किससे, अवगृहित 5.1 से, या लिख दो हम जानते हैं अवगृहित से कि अब चूंकि बुक में 5.1 है उसका नाम, तो वो तो हम लोग अब परीक्षा हॉल में लिख नहीं सकते हैं, तो तुमको अपगृहित से लिखना होगा। कौन सा अपगृहित, कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यानी सिर्फ एक और एक रेखा खींची जा सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं। पर यहाँ पर ध्यान देना, दो भिन्न बिंदु है, हमारे पास भी तो यहाँ पर एक दो भिन्न बिंदु है। कौन सा बिंदु जी, कि ओ है और ए है कि नहीं है। देखो ओ है और ए है, ये दो भिन्न बिंदु हैं, जी हाँ, दोनों भिन्न बिंदु है। इन दोनों भिन्न बिंदु से होकर कोट रेखा गुजर रहा है, एल जा रहा है और एम भी जा रहा है कि नहीं है। सिंपल सा देखो, हम कभी भी मिला है कि भैया दो भिन्न बिंदु है, ओ से होकर कौन जा रहा है, एल भी जा रहा है, और ओ से होकर एम जा रहा है। क्यों, क्योंकि ओ पर दोनों मिल रही है, दोनों काट रही है एक दूसरे को, तो एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब क्या है, दोनों में वो बिंदु समान है। उसी प्रकार ए में भी समान है, हमने माना है कि ए में भी दोनों एक दूसरे को काटेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो दो भिन्न बिंदु है ओ और ए, इससे होकर दो ठो रेखा पास हो रही है,
है कि नहीं। है देखो, ओ से ओ और ए से एल भी जा रही है और ओ और ए से एम भी जा रहा है। ठीक है, अब ये खतरनाक स्थिति है। क्यों? क्योंकि अभिगृहित क्या बोलता है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर सिर्फ एक रेखा जाएगी, पर हमारे यहाँ पर क्या जा रहा है, हमारे यहाँ पर दो रेखा जा रहा है। इसका मतलब जो हमने माना था कि एक अन्य रेखा, एक अन्य बिंदु ए भी है जो कि इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ है, वो भैया गलत है कि नहीं है। जो हमने क्या माना था कि भैया एक अन्य भिन्न बिंदु ए मौजूद है जो कि इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ है, एल और एम के बीच में ये ए क्या है, उभयनिष्ठ है। हमने ये माना था और ये हमारा मानना क्या हुआ, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि दिख रहा है भैया अभिगृहित एक से कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, पर हमारा तो यहाँ पर दो रेखा मिल गया हमको। पर ये बात अभिगृहित एक स्वीकार नहीं करता है और अभिगृहित एक को हम लोग को पालन करवाना है। क्यों? क्योंकि वो तो सत्य है। इसका मतलब हमने जो माना था वो हो गया गलत। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का ये हो गया प्रूफ। अब तुम आगे हमने जैसे बताया था वो लिख लेना तुम, कि अब हम देख सकते हैं कि ओ और ए से एल भी पास हो रहा है, एल यानी ओ और ए से होकर एल भी गुजर रही है और ओ और ए से एम भी गुजर रही है। इसका मतलब यह जो है हमारा मानना ये गलत है, क्योंकि अभिगृहित से हमें दिखता है कि सिर्फ एक रेखा जा सकती है, परंतु हमारे पास ऐसी दो रेखाएं मौजूद हैं जो कि ओ और ए से गुजर रही हैं। इसका मतलब हमने जो माना था वो हो गया गलत। ठीक है, और हो गया एक बार गलत तो एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता, यानी कि हमारा ये सिद्ध हो गया, प्रमाण हो गया। अब चलो चलते हैं जो बाकी का उदाहरण है। ठीक है, तो चलो देखो क्या है भैया हमारे पास। उदाहरण एक है हमारे पास, यदि ए बी और सी पर एक रेखा पर स्थित तीन बिंदु हैं और बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। यहाँ पर हम तुमको हिंट दे दिए हैं संपाति लिखने का। संपाति का मतलब बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि आइडेंटिकल, एकदम टू कॉपी, फोटो कॉपी समझ लो। संपाति समझना है एकदम फोटो कॉपी। तो देखो कैसे करेंगे भैया, सिंपल सा बात है। हमको दिखाना है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है, तो दिया क्या हुआ है, अब तुम लिख लेना। दिया हुआ है भैया कि ए बी सी एक रेखा है जिस पर तीन बिंदु ए और बी और सी है बिंदु। ठीक है, क्या दिया वो लिखेंगे कि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये हमको करना है सिद्ध। कैसे करेंगे भैया सिद्ध, तो सिद्ध करेंगे देखो ऐसे, यानी प्रमाण लिखेंगे ऐसे। कैसे कि ए बी है हमारे पास और बी सी है। ए बी और बी सी क्या करेगा, तो ए बी और बी सी ए सी के साथ संपाती है। यहाँ पर ये लिखोगे ए बी प्लस बी सी क्या है भैया, लिखोगे कॉमा देके ए सी के साथ संपाती है। समझ में आ रहा है? क्यों, देखो ए बी है भैया, ये ए बी है और ये बी सी है, ये ए सी के साथ संपाती नहीं है, ये सब फोटोकॉपी नहीं है, एकदम उसी पर नहीं है, एकदम उससे मिल नहीं गया है, एकदम हूबहू नहीं है, उसी के ऊपर चढ़ गया है, या कह लो सेम वही चीज है, बस उसको दूसरे ढंग से कह रहा है सवाल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब लिखो क्या कि भैया यूक्लिड के अभिगृहित संख्या 4 से तुमको पता है कि वे वस्तुएं जो आपस में संपाती होती हैं वे बराबर होती हैं। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी क्या हुआ, ए सी के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि ए बी प्लस बी सी ए सी के साथ क्या है, संपाती है। संपाती यानी फोटोकॉपी है, और फोटोकॉपी जब हो गया तो बराबर हो गया। जैसे मैं सिंपल आधार कार्ड है, आधार कार्ड का तुम एक फोटोकॉपी करवाया, फिर उसका एक अन्य फोटोकॉपी करवाया, अब दोनों फोटोकॉपी भैया बराबर नहीं होगा, एकदम बराबर होगा। सिंपल सा वही चीज़ यहाँ पर है। समझ में आया हमने क्या कहा है? तो हमारा ये उदाहरण नंबर 1 भी पूरा हो गया। अब चलो दूसरा पे, कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए त्रिज्या खंड पर एक
समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको, कि एक रेखाखंड हमको पहले लेना है, ठीक है, उस पर हमको समबाहु त्रिभुज बनाकर दिखाना है, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो चलो देखो क्या लिखेंगे हल में। सबसे पहले अब तुम लिख लेना क्या, कि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है रेखाखंड। अब कुछ नाम देना पड़ेगा, मान लो हम दे देते हैं ए बी नाम, ठीक है, रेखाखंड ए बी। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको क्या, कि ए बी पर एक समबाहु त्रिभुज, मान लो जिसका नाम हो गया ए बी सी, की रचना हुई है, या कह लो की जा सकती है। हम चूंकि ये हमको या हो सकती है लिख देना तुम, हम ये लिख दिए हैं, इससे भी कोई ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, वैसा कुछ नहीं है। चलो देखो आगे हमने देख लिया, अब क्या लिखेंगे प्रमाण में, तो देखो प्रमाण यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। मान लो ए बी पहले हम लोग बनाएंगे एक, तो बनाया जाए, देखो बना लिए ए बी, हमने ऐसे कुछ बना लिया एक रेखाखंड। बताए हैं रेखाखंड के अंत में कोई ऐसे हम लोग तीर नहीं देंगे, तो ये हमारा ए बी हो गया रेखाखंड एक, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब हमको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। अब कैसे बना सकते हैं, ये पहली बार में इतना आसानी से नहीं आएगा। तो क्या देखो क्या करेंगे हम सब, कि भैया एक चाप लेंगे, उठाएंगे अपना प्रोटेक्टर, ना प्रोटेक्टर उसको कहते हैं, कंपास बोलते हैं, जो भी अब हिंदी में क्या बोलते हैं हमको याद नहीं है, अंग्रेजी वाला हमको टर्म जो शब्द है वो याद है, कोई बात नहीं। तो उठाएंगे भैया जो भी, और उससे इस ए को केंद्र मानकर और ए बी को त्रिज्या लेकर वृत्त बनाएंगे। कैसे, तो देखो ऐसे सिंपल सा, इस ए बी को लेंगे ऐसे, और भैया कुछ ऐसे बनेगा वृत्त हम लोग का। अब भैया हम वृत्त फुल नहीं, पूरा वृत्त नहीं बना रहे हैं, पर वृत्त कुछ ऐसे ही तो बनेगा, यहाँ पर ऐसे आएगा। अब तुम बना लेना, और दूसरी प्रकार फिर करेंगे, फिर से बी लेंगे, इस बी से इस बी को केंद्र मानकर और फिर से बी ए को त्रिज्या मानकर एक अन्य बनाएंगे क्या, तो वृत्त। और ये दोनों वृत्त जहाँ पर मिलेगा उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे एक अन्य बिंदु हमारा सी। अब देखो क्या ये बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये ए बी क्या है, ए बी वृत्त की त्रिज्या होगी, अरे भैया होगी नहीं वृत्त की त्रिज्या, और ये ए बी और क्या ए सी बराबर नहीं होगा, बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ए बी और ए सी भी तो एक ही वृत्त के अंदर है, और उसी प्रकार ये ए बी जो ए बी है और ए बी सी भी तो बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने माना था ए को केंद्र मानकर ये इस त्रिभुज इस वृत्त का निर्माण किया था, और इस वृत्त के अंदर ये जो हमारा ए सी है वो आ रहा है, उसकी त्रिज्या आ रही है, तो सेम बात हो गई। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी, ठीक है, और फिर लिखेंगे ए बी बराबर बी सी। अब अभिगृहित एक से क्या, कि इसका मतलब ए सी बराबर बी सी। देखो अब तुम ये बना कर लिख लेना कि कैसे हुआ है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लें। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। अब कैसे इसको लिखना है बना बना के, ये तुम खुद से जान सकते हो, नहीं तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको पढ़ लेना। हमने तुमको जल्दी में बता दिया कि कैसे हो सकता है, तो समझ में आया। क्यों ये ए बी बराबर ए सी क्यों हुआ, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये मेरा हैंडराइटिंग यहाँ पे जो लेखन शैली है ये ठीक से बैठ नहीं रहा है, त्रिज्या है। और ए बी बराबर बी सी क्यों, क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। हम लोग वृत्त बनाए थे ना जी, चाप लो, चाप से बना दो, खत्म, चाप दो। हम जैसे भी तुम भोजपुरिया में जौन तू बबुआ समझेला,
ठीक बा। तो एक खत्म हो गई हमने के जितना रहा उदाहरण। अब चलम जा हमने के अगला वीडियो में जेमें हमने के सीखम जा। तो अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हमारा यूक्लिड साहब का जो 5वां अपग्रेड था उसका अपग्रेडेड वर्जन, उसका एक दूसरा वर्जन समझ में आ रहा है। जैसे नहीं सब अब गाना ले आता है सब कि उसको रिन्यू करके, जिसको कहा जाता है हमको याद भी नहीं है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा 5वां अभिधारणा था क्या था कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के पर एक तीसरी रेखा गिर रही है, 2 ठो रेखा के बीच में गिर रही है। तो और वो जो कोण बन रहा है अंतः कोण जिस ओर 180 डिग्री से कम रहता है उसी ओर जाकर एक दूसरे को काटेंगे। तो भैया ऐसा कुछ था, उसी का एक दूसरा वर्जन, उसी का नया रूप, ठीक है, वो देखेंगे वो क्या है। ठीक है, तो रखते हैं, आज मिलेंगे आपसे उस वीडियो में।